नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपना राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी द्वारा जो अभी परीक्षा करवाई गई है फर्स्ट ग्रेड की, उसका जीके का पेपर जो है, मतलब जो पेपर 1 है, उसमें अपने जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन दोनों का मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो इस दोनों टॉपिक से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? टोटल यहाँ पे पूछे गए हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन इंटू अपन 2 मार्क्स करेंगे तो हमारे यहाँ से 24 मार्क्स कवर होते हैं। अब यहाँ पे आपसे मैथ्स के पूछे गए हैं 9 क्वेश्चंस और रीजनिंग से आपसे पूछे गए हैं 3 क्वेश्चंस। वैसे इन जनरल आपसे दोनों में 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर इन्होंने थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो सितंबर का इन्होंने यहाँ पे दिया है कि थर्ड डे मतलब 3 तारीख हो जाएगी। 3 तारीख को यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? सैटरडे हमें दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको सैटरडे दिया है 3 तारीख को। तो 3 तारीख के बाद क्या होगा? अगले 7 दिन बाद वापस से सैटरडे आएगा, तो हम इसमें +3 करते जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 तारीख को सैटरडे है, तो +7 करेंगे तो यहाँ पे 10 तारीख को पड़ेगा। अब नेक्स्ट फिर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो अब 17 तारीख को आएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 24 को आ जाएगा। फिर 31 को आएगा, लेकिन 31 का अपना सितंबर नहीं होता है, 30 डेज़ का ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को पड़ेगा हमारा नेक्स्ट सैटरडे। अब फिर से इसमें 7 जोड़ेंगे। हमें कहाँ तक जोड़ना है? माह का अंतिम दिन, मतलब अक्टूबर में जो लास्ट दिन होता है 31 अक्टूबर, वहाँ तक हमें इसको लिखना है। तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8 आएगा। फिर आप 7 जोड़ें तो आपको 15 मिलेगा। फिर आपको 22 मिलेगा। नेक्स्ट आपको 29 मिलेगा। और अगर आप इसमें +7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 31 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29 के बाद में इसमें क्या करेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे। 29 के बाद में आपको 2 दिन और ऐड करने हैं ताकि आपको मिल जाए 31 डे, क्योंकि 31 डे ही होते हैं अक्टूबर माह में। तो अब आपने यहाँ तक तो आपका क्या हो गया था? सैटरडे हो गया था। अब आपने 2 दिन ऐड किए तो सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे आएगा और फिर आपका मंडे आ जाएगा। तो 31 अक्टूबर को आपका यहाँ पे मंडे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या है? बेसिक अप्रोच है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप ऐसे अनुमान लगा के कर सकते हैं, 7 जोड़ के, कि 7 दिन बाद में नेक्स्ट आएगा। लेकिन ये अप्रोच आप तभी कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया हो महीनों का। इस क्वेश्चन में तो आपको सितंबर से अगले माह का, मतलब अक्टूबर तक का ही पूछा था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन ये अप्रोच आप एग्ज़ाम में ना अपनाएं, ये सिर्फ समझने के हिसाब से आप कर लें। तो मैं दूसरी अप्रोच आपको बताती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में लगानी है। देखिए, नेक्स्ट अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सितंबर में कितने दिन होते हैं? सितंबर में आपको पता है 30 दिन होते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है, तो 3 दिन हम यहाँ पे घटा देते हैं। तो हमको कितने दिन मिल गए? यहाँ पे 27 डेज़ मिल गए। अब ये बोल रहा है अगले माह का अंतिम दिन, मतलब अगला माह क्या हो गया? अक्टूबर हो गया। अब अक्टूबर का अंतिम दिन, अब अक्टूबर माह में कितने दिन होते हैं? 31 डेज़ होते हैं। तो ये 31 डेज़ है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, 27 डेज़ और 31 डेज़। तो ये मिलके कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएंगे आपके पास 58 डेज़ हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि तीसरा दिन शनिवार है। अब हर 7 दिन में दोबारा से वही बार आ जाएगा, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा कितने टाइम?
यह आपका यहाँ पे डिवाइड होगा 8 टाइम्स और आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा यहाँ पे 2, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 58 को। तो देखिए 7 8 जा 56 होगा और ये आपको 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो जो ये आपके पास में रिमाइंडर आएगा वही आपका एक तरह से आंसर होता है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, अंतिम दिन क्या होगा। तो आपके पास क्या था, आपको दिया तो क्या गया था, सैटरडे। अब ये जो रिमाइंडर आ गया इसको आप इसमें ऐड कर देते हैं। तो सैटरडे में 2 दिन अगेन ऐड करेंगे तो सैटरडे के बाद संडे आएगा और उसके बाद में मंडे आ जाएगा। तो ये मंडे आपका आ गया इस अप्रोच से। तो दोनों अप्रोच से आपका सेम आंसर आया। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और इस वाले अप्रोच में आपको कम टाइम लगेगा। बस आपको ये लिखना है कि कौन से माह में कितने दिन होते हैं और जो दिया है उसको घटा दें और सारे डेज आप कैलकुलेट कर लें, 7 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर निकाल के आप जो दिन दिए हैं, आपको जो डे दिया है उसमें ऐड कर दें, वही आपका वार हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 65 में हमें बोला क्या गया है, यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है कि निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो ये हमें दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये ऑप्शंस में से यहाँ पे रख के देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, प्लस और डिवाइड लेना है। तो प्लस की जगह तो आपको डिवाइड रखना है और डिवाइड के स्थान पे आपको प्लस रखना है। तो देखिए ये 7 है, अब प्लस की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, डिवाइड रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है और आप डिवाइड के स्थान पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ये आपने प्लस कर दिया और बाकी हम चीज़ सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया और ये क्या 7 के बराबर आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 7/7 क्या हो जाएगा, 1। ये 1 हो गया आपका और ये क्या है, +7 -7 × 7 है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सम करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और अब यहाँ पे सम कर देंगे तो ये 8 हो गया। तो 8 - 49 ये इक्वल नहीं होता है 7 के। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका रॉन्ग हो गया। अब बी देखते हैं, बी में क्या करना है। बी में आपको प्लस और इंटू लेना है। तो प्लस के स्थान पे आपको इंटू लिखना है और मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस लिखना है। तो देखिए पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, 7 7 7, ये कितने टाइम है, 5 टाइम है। तो 5 टाइम हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, प्लस और इंटू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इसको इंटू कर देते हैं और जहाँ पे आपको यहाँ पे ये इंटू दिया है यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं और बाकी साइंस हम सेम रख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए। तो यहाँ डिवाइड दिया है और यहाँ माइनस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले तो ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7/7 1 हो जाएगा, -7 + 7 हो गया ये। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 7 + 7। अब आप क्या कर सकते हैं, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको ये ऐड करना होगा। तो ये हो गया 7 + 7 14 -7 और अब आप सब्सट्रैक्ट कर दें तो 7 मिल गया और 7 ही आपको दिया गया है RHS में, यही आपको लाना था। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया और आपको नंबर मिल गए अच्छे। अब रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके पास में। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए क्या दिया गया है। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, इसमें क्या है, 2 व्यक्ति हैं, एक तो एक लड़की है और एक महेश है। इन दोनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप या तो खुद को महेश मान लें या फिर लड़की मान लें। तो आगे हम देखते हैं। आप तो ये तो हमने ये लड़की बना ली है, मान लीजिए ये एक लड़की है और यहाँ पे हम इसको महेश बना लेते हैं, ये महेश है। तो अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देखिए एक फोटोग्राफ में लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है कि इसकी माता मतलब लड़की की माता। तो लड़की की माता है तो माता ये ऊपर आएगी, ये हो गई इसकी माता। अब माता का भाई, तो माता का भाई ये हमने बना दिया, ये भाई बना दिया माता का। मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब मेरे किसके लिए आया है, मेरे वर्ड आया है महेश के लिए। तो मेरे दादा,
तो ये तो इसके दादा, ये इसके दादा हो गए। और दादा के इकलौता पुत्र है, तो दादा का इकलौता पुत्र क्या हो गया, ये हो गया। तो ये महेश के क्या हो गए, महेश के ये पापा हो गए। अब ये पूछ रहा है कि लड़की की माता का महेश से क्या संबंध है। तो लड़की की माता ये है और ये महेश है, तो महेश के ये पापा हैं और पापा की ये बहन है, ये बहन हो गई। तो पापा की बहन क्या लगी, महेश की, ये बुआ हो गई इसकी। तो बुआ इसका आंसर हो जाएगा और बुआ हमें यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो 3 × 2 मार्क्स आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मार्क बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं मैथ्स वाला पार्ट। हम मैथ्स वाला ये हमारा पार्ट है जिसमें हम 9 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए 67 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। यहाँ पे इन्होंने दिया है यदि a + b + c = m है और ये है आपके पास 1/a + 1/b + 1/c = 0। तो आपको क्या बताना है, a², b², c² का समांतर माध्य मतलब एरिथमेटिक मीन आपको बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अलजेब्रा का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा और एरिथमेटिक मीन का भी। तो देखिए अलजेब्रा का एक फ़ॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a² + b² + c² प्लस 2 × ab + bc + ca। तो अब हम यहाँ पे से इसकी वैल्यू रखेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस टर्म की वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, इस टर्म की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका ए सी और यहाँ आ गया ए बी = 0 है। अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, बी सी + ए सी + ए बी = 0। तो ये वैल्यू मिल गई आपको, यही वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ये m पुट कर देंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया m² = a² + b² + c² + 2 × 0। तो ये टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, a² + b² + c² की वैल्यू m² मिल गई। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपको चाहिए अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a² + b² + c² डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो ये हो गया m²/3। तो ये आपका आंसर है, ये आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 9th 10th लेवल का ये क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो। देखिए यहाँ पे 68 क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। अब प्रथम 12 अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। ये अपनी क्या हो गई, प्रथम 12 अभाज्य संख्या हो गई। ये देखिए काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही आपको लिखनी थी फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। अब आपको क्या करना है, माध्यिका बतानी है। तो जब आपके पास n = इवन हो, यहाँ पे 12 दिया है तो ये इवन नंबर है आपके पास में, इस प्रकार की में आपको माध्यिका पूछी जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों के बीच का वो लेना है नंबर। तो इधर से आप चलेंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 13। इधर से चलने पे, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस डायरेक्शन में चले हम तो ये हो गया 6 नंबर।
तो ये दोनों जो बीच के नंबर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का सम कर देना है 13 + 17 और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। यही आपका आंसर हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी जब आपको n इवन दिया गया हो। तो 13 + 17 क्या होता है, 30 होता है, और डिवाइड 2 करेंगे तो 13 का आधा 15 होता है, और 15 आपका आंसर है। ये 15 है, ये आपको दिया था ऑप्शन बी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। अब देखिए 69 में क्या पूछा है। 69 में आपको दिया है निम्न समंक 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित है। मतलब निम्न टेबल जो है वो डेली सैलरी से संबंधित है, व्यक्तियों की से। अब पूछा क्या है, कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 रुपये या उससे अधिक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ें आप, ये आपको दिया है प्रतिशत, ना कि कितने व्यक्ति। तो अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है, 1500 या उससे अधिक है। अब यहाँ पे देखिए 500 से 999, तो ये नहीं लेना आपको। 1000 से 1499, ये भी नहीं लेना। इसने बोला है 1500 या उससे अधिक। यहाँ पे 1500 से स्टार्ट हो रहा है और ये है उससे ज़्यादा, तो आपको ये दोनों वैल्यू लेनी है। तो इन दोनों का आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, 8 + 37, ये मिल गया आपको 45। अब आपको क्या करना है, टोटल कितने व्यक्ति दिए हैं आपको, ये देखिए टोटल दिए हैं 90 व्यक्ति। तो टोटल पर्सन्स आपके पास 90 है, और 1500 या उससे प्लस इसके व्यक्ति कितने हैं, ये 45 हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे 45 भी दिया है, तो आप गलती से 45 भी लगा सकते हैं क्योंकि आपने पर्सन्स तो काउंट कर लिए, लेकिन इन्होंने पूछा है यहाँ पे परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास पर्सन आए हैं उसको टोटल पर्सन से डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास परसेंटेज में आंसर आएगा। तो 45 इंटू 2 करते हैं तो 90 आता है। अब इसको डिवाइड करते हैं इससे तो ये 50 आता है। तो यहाँ से आपको 50% मिल गया इसका आंसर, और 50% में ये दिया है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा के नहीं दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता था, तो आप चेक कर लें कि आप गलती से इसको गलत तो नहीं कराए हैं। तो नेक्स्ट परीक्षा में आप ध्यान रखें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अब चलते हैं आगे। देखिए 70 क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। एलजेब्रा के क्वेश्चन थोड़े सो कैलकुलेशन तो होती ही है। तो बेसिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, a+b² वाला और a-b² वाला। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ, a+b², ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a-b² क्या होता है, a² + b², और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस, तो -2ab। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ एक बार, 3 × 7x + 1 का होल स्क्वायर -4 × 5x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 × इसको नीचे लिख लेते हैं, इक्वल टू 11 × 5x - 3 × 7x + 1। ये आपको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, यहाँ लिख लेते हैं 7x + 1 अपॉन 5x - 3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे जो कि मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए 3 × 7x का होल स्क्वायर मतलब 49x², 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो गया, + 2ab, तो 2 × 7x × 1, तो ये हो गया आपके पास 14x -4। अब इसको ओपन करेंगे तो 5x का होल स्क्वायर क्या हो गया, 25x² + 3 का स्क्वायर, इट मीन्स दैट 9। यहाँ क्या हो जाएगा, -2ab मतलब 2 × 5x × 3, तो ये मिलके क्या हो गया 2 × 5x, तो ये क्या हुआ 10x, और × 3, तो ये हो गया आपके पास 30x। इक्वल में क्या है 11 × अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 5x × 7x, तो क्या हो जाएगा 35x² हो जाएगा।
प्लस यहाँ से करें अब 1 को कर दें 5x से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5x। अब जब आप 7x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x माइनस से, तो ये हो गया माइनस का 21x। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 1 से, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3। अब ये सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो आगे देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 49 × 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 147x² प्लस 3 × 1 ये हो गया 3 प्लस 3 × 14 ये हो गया 42x माइनस 4 × 25 तो ये हो गया 100x² माइनस 4 × 9 तो ये है 36 और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 120x। ये आपको मिल गया LHS में। अब RHS को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5x और ये मिल के आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको माइनस का 16x। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 11 × 35 जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से 385x² प्लस, अब प्लस नहीं आएगा यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। -16x × 11 करेंगे तो यहाँ से मिल गया 176x और यहाँ आएगा 11 × 3 तो -33। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा अब अपने पास में, ये 147 में से 100 घटाएंगे तो ये 47 हो जाएगा। अब ये 47 क्या करेगा, 47 को इसमें से घटा देंगे तो 385 में से जब आप 47 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको 338। तो हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पे 338x²। तो x² वाली टर्म का हमने काम कर दिया है। अब यहाँ देखिए 42 है और यहाँ 120 है, तो 42 + 120 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 162 और 162 इधर है और ये 176 यहाँ पे है, तो 176 और 162 तो ये कितना हो गया आपके पास, ये भी आपके पास 338 हो गया। अब ये भी क्या है माइनस का है तो ये माइनस का 338 हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 3 है और ये -36 है, तो 3 - 36 क्या होता है माइनस का 33 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में सिर्फ यहाँ पे क्या बचा 338x² माइनस 338 = 0। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि आप 338 यहाँ पे x भी आएगा दोस्तों, तो 338x आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आएगा x - 1 = 0। तो एक वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी x की, क्या मिलेगी x = 0 ये मिल गई और यहाँ से क्या मिल गई x = 1 मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आप चेक करेंगे ऑप्शन में। तो देखिए जब हम x = 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा आपको -1/3। ठीक है, अब आपको आगे करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको -1/3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टिक कर दें। फिर भी मैं आपको x = 1 इसमें रख के बता देती हूँ। तो 7 × जब 1 करेंगे +1/5 × 1 - 3, 7 + 1 ये 8 हो गया और ये 5 - 3 2 हो गया, तो ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 4 भी आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, पर आपको कुछ भी नहीं करना था। आपको a+b² और a-b² याद होना चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो आराम से आप टाइम लेके ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए ये 71 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ax + 2y = 15 और 2x + by = 15। इस इक्वेशन का क्या है, अद्वितीय हल विद्यमान है, तो आपको बताना है 5a + 3b की वैल्यू। तो हम यहाँ पे यूनिकनेस का लगा लेते हैं, क्या होता है, आपको इक्वेशन दी गई हो a1x + b1y + c1 = 0 और
दूसरी दी गई हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यूनिकनेस की कंडीशन क्या होती है? देखिए ये होती है यूनिकनेस की कंडीशन, क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये आपके पास कंडीशन होती है। अब हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा a/2 नॉट इक्वल टू, ये क्या हो गया 2/b इक्वल टू, ये हो गया -15/-25। अब आप इसको सोल्व कर लें तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये 3 टाइम, ये 5 टाइम। अब आप क्या करें, एक बार इसके साथ में इसको ले लें कांस्टेंट को और एक बार इसके साथ में ले लें। तो दो पार्ट में लिख देते हैं a/2 इक्वल टू 3/5 और यहाँ लिख देते हैं 2/b इक्वल टू 3/5। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5, ये a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी, यहाँ पे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10 इक्वल टू 3b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 10/3 आ गई। आपको चाहिए क्या, 5a प्लस 3b, दोनों वैल्यू रख देते हैं। 5 इंटू 6/5 प्लस 3 इंटू 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ मिल गया आपको 6 + 10 और 6 + 10 क्या होता है, 16 होता है। ये हमें दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। अब चलते हैं आगे। देखिए ये 72 क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। ये आपको 7th 8th क्लास में सिखा दिया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स से पूछा गया है। तो एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 243, एक दिख रहा है 343। तो देखिए 243 तो क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 5 होता है। और जो 343 है ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 7 की पावर 3, मतलब 7 का क्यूब होता है ये। तो ये दोनों आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। एक ये 49 दिख रहा है, तो 49 तो आप पता ही है, ये होता है 7 का स्क्वायर। तो इन तीनों का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं। ये आपको दिया गया है 2.43, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 243/100। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगी, ये पॉइंट हटाते हैं तो 100 हो जाता है ये डिवाइड में। तो ये मैंने लिख दिया है और इसकी पावर है 0.13 इंटू नेक्स्ट क्या है 243, इसकी पावर है 0.07। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है 10 की पावर क्या है 0.26 है। ये पूरा किससे डिवाइड है, 7 की पावर 0.25 से, इंटू 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर इंटू 0.075, इंटू क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब इंटू 0.2। अब ये क्या हो गया आपके पास, बेस इनका सबका 7 है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या है, इनका दोनों का बेस सेम हो गया। और ये जो 10 है इसको या तो हम डिवाइड में ले जाए या अभी यहीं रहने देते हैं। तो देखिए 243 पावर में क्या है, यहाँ पे 0.13 है और यहाँ पे 0.7 है, तो ऐड कर देते हैं 0.07 है, इंटू 10 की पावर क्या है 0.36 है, और ये क्या है 100 की पावर 0.13 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 0.13। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.26 ही पावर। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब डिवाइड में लिख देते हैं 7 की पावर्स को सबको ऐड करके, तो ये 0.25 तो सेम है। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 75 दूनी 150 होता है, तो 150 होता है, और यहाँ पे मैं आपको मिल जाएगा 0.15 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 0.2, तो ये हो गया 0.6। अब आपको इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये तो हो गया देखिए 0.13 इंटू 0.07। ऐड करना है 7 और 3, 0 मतलब 10 हो गया, तो ये 10 1 कैरी किया हमने,
तो यहाँ से 1 + 1 2 हो गया और ये पॉइंट है तो 0.20 हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 243 की पावर 0.20। डिवाइड किससे करना है, ये सारी पावर भी ऐड करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं 0.25, 0.15, 0.60। 5 5 10 हो गया, ये 1 कैरी। 2 + 3 5, सॉरी 2 + 1 3, ये 1 और ये तो 3 + 1 4, 4 + 6 1, सॉरी 10। तो ये 0 आया आपके पास और यहाँ पे 1, तो 1.0 आया। तो 7 की पावर क्या हो गई, यहाँ से 1.0 हो गई। अब आपके पास में ये ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, 243 की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये 3 की पावर 5 आप यूज़ करेंगे। तो आप इसको लिखें 3 की पावर 5 × 0.20। डिवाइड कर दें 7 की पावर 1 से, तो ये तो 1 ही होता है तो 1 ही लिख देते हैं डायरेक्ट 3 की पावर 7। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ से 5 × 0.20, तो ये अब मिला आपको 1.00। मतलब 3 की पावर आपके पास 1 मिली और 7 की पावर भी 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 3/7 आ गया। 3/7 हमको दिया गया है किसमें, ए ऑप्शन में, तो ए अपना यहाँ पे राइट हो गया। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन। तो ये हम यहाँ पे बेलन बना लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये आपका एक बेलन है, ये बेलन है। इसकी हाइट क्या दी है आपको, h = 15 सेंटीमीटर दी है और आपको 16 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो 16 का आधा r आपका ये रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु ये इस प्रकार से काटा जाता है बेलन के आधार का। ये क्या है, इसका आधार है, इसको आधार मान के यहाँ पे एक ये शंकु बना रहे हैं। ये मान लीजिए इन्होंने ये शंकु बना दिया। अब शेष बचे हुए ठोस आकृति का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देख लें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक सिलेंडर, मतलब बेलन का लिखना है हमें यहाँ पे। ये क्या होता है, ये होता है 2πr × h + r होता है। और ये आपने जो शंकु बनाया है, ये आपने कौन बनाया है, इसका भी आपको लिखना है। तो ये क्या होता है, ये होता है πr/l होता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये शंकु तो आपने ऐड किया है, लेकिन इसको क्या किया है, ये आधार क्या माना है, बेलन। तो बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो इसका एरिया आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, ये टोटल सरफेस एरिया बेलन का 2πr h + r प्लस ऐड क्या किया आपने, शंकु, तो πr/l। और आपको हटाना क्या है, क्योंकि आधार आपने बेलन का माना था, बेलन का आधार वृत्त होता है, तो πr² आप हटा देंगे एरिया इसमें से। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको शंकु वाली वैल्यू रखनी है, ना कि बेलन वाली। तो यहाँ पे आपको L निकालना पड़ेगा। L कैसे निकालेंगे, देखिए L के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, जो लिख लेते हैं पहले। L निकालना है, R दिया है शंकु का, तो ये है आपके पास में 3 सेंटीमीटर, और H भी दिया है 4 सेंटीमीटर। अब L का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई का r² + h²। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो 3 4 5 होता है, उससे भी कर लें, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें और यहाँ पे वैल्यू रख दें। तो 3² + 4², इससे हमारे पास में आता है 9 + 16, जो कि किसके बराबर में होता है, ये इक्वल होता है √25 के, और ये बराबर में हो गया आपके 5 के। तो L की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से 5 मिल गई।
अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो पाई को अभी हम पाई रहने देंगे क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन में भी सब में पाई दिखाई दे रहा है। तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो 2 पाई इंटू आर, आर कौन सा, इसमें हम सिलेंडर का रख रहे हैं और इसमें हम कोन का रख रहे हैं और इसमें भी हम सिलेंडर का रखेंगे। अब वैल्यू रखें हम, सॉरी इसमें भी हम क्या करेंगे, कोन का रखेंगे क्योंकि ये तो आपने क्या करा है, कोन बनाया है इसका आधार मान के। अब वैल्यू रखते हैं। तो आर यहाँ पे रखना है आपको कितना, 8, एच दिया है 15 प्लस 8 प्लस पाई, आर कौन सा रखना है, ये रखना है पाई इंटू 3, एल रखना है 5 माइनस पाई और ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में 16 पाई और 15 प्लस 8 कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 23 और ये हो गया 5 इंटू 3 15 पाई माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 9 पाई। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 इंटू 23 तो ये मिल जाएगा 368 पाई प्लस 15 पाई माइनस 9 पाई। तो 368 में जब आप 15 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास 383 पाई माइनस अब 9 पाई करना है, तो इसमें से 9 पाई घटा देंगे तो यहाँ पे मिल गया आपको 374 पाई और एरिया किस में आता है हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये राइट हो गया। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, बाकी इजी था। आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेंसुरेशन, वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, तो आप आसानी से कर सकते थे। देखिए 74 क्वेश्चन है, समान धातु से बनाए गए 2 ठोस गोलों का भार 1 किलोग्राम और 7 किलोग्राम है। समान धातु से बनाए गए हैं, तो समान धातु से जब हम गोले बनाते हैं तो उनका भार क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे भार का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में आयतन इसका। तो पहले वाले का निकाल लेते हैं, आगे क्या दिया है पढ़ लेते हैं। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है और नए गोले का आपको व्यास बताना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं छोटे वाले गोले का। तो छोटे गोले का जब एरिया निकालेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है आयतन इसका। तो ये किसके बराबर में दिया है, 1 किलोग्राम भार के बराबर आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आपको r इक्वल टू 3 दिया गया है त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, तो इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 4/3 पाई और 3 का क्यूब इक्वल टू 1। अब 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी पावर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे हो गया 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पाई आ गया। ये किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरे वाले जो गोला दिया है आपको, दो ठोस गोले दिए, दूसरे का भार क्या है, 7 किलोग्राम है, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो दोनों गोलों को पिघलाकर जब आप नया गोला बनाएंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 8 किलोग्राम हो जाएगा। 1 + 7 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, न्यू गोला है आपका। तो इसका आयतन लिखना है अब आपको। तो ये हो गया 4/3 पाई r³ मान लेते हैं इसको, इक्वल टू 8 किलोग्राम। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 किलोग्राम का वजन बराबर है 36 पाई के। यहाँ आपको 8 किलोग्राम का लिखना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 पाई से और ये 8 हो गया। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास r³/3 इक्वल टू 36 इंटू 2। तो इसको सोल्व करने पे मिलेगा r³ इक्वल टू 36 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया r³ इक्वल टू 36 इंटू 6, ये इक्वल होता है 216 के। तो 216 क्या होता है, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के फॉर्म में लिखना है, ये 6 का क्यूब होता है।
तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6 मिल गई नए वाले की। अब आपको त्रिज्या नहीं बतानी है, यहाँ पे इन्होंने दिया है व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 इंटू 6 जब आप करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा यहाँ से। ये आपको बी में दिया गया है। अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, क्या दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है और पाइप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पाइप की मोटाई आपको बतानी है। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक पाइप दिया है। अब पाइप वैसे तो क्या होता है, पाइप का नाम आता है आपके पास बेलन की इमेज बनती है, लेकिन इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है वर्गाकार पाइप है। तो वर्गाकार होगा तो ये या तो ये घन हो सकता है या घनाभ हो सकता है। अब घन तो नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दी है एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। और घन की क्या होती है, सारी भुजा बराबर होती है। तो ये आपका घन तो नहीं हो सकता। तो ये आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचा घनाभ ही है ये। अब घनाभ का यहाँ पे हम आयतन लगाएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ आयतन की बात की है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपको लगाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक पाइप बना लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए पाइप है और ये भी एक पाइप है। दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप बनाना है। ये आपने बना लिया। आंतरिक वर्ग की भुजा, अब ये मान लीजिए ये आपका आंतरिक वर्ग है और ये आपका बाहरी हो गया। अब क्या बोल रहा है, आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा ये 5 सेंटीमीटर हो गई। और पाइप की लंबाई क्या है, पाइप की लंबाई ये हो गई आपके पास में 8 सेंटीमीटर। अब ये जो गैप है इसको आप x मान लें और इसको भी आप x मान लें। तो अब आप इसको यूज़ करें फॉर्मूले को। तो ये बाहर का जो आयतन है आपके पास में, बाहर के आयतन में से हम क्या करेंगे, अंदर वाला आयतन घटा देंगे। ठीक है, तो किसका घटाएंगे, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं घनाभ का। तो एल बी एच माइनस इसको बोल देते हैं एल डैश बी डैश एच डैश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो साइड हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी, ये 5 है, ये पूरा तो 5 है, ये x है और ये भी x है। तो 5 प्लस 2x हो जाएगी। तो ये हो गई 5 प्लस 2x। और ये भी क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2x हो जाएगी क्योंकि वर्गाकार है। और इनटू ये आपको दी गई है हाइट, तो ये 8 हो गया। माइनस अंदर वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले के लिए ये 5 है, ये 8 है, ये भी 5 है। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 8। और ये पूरा किसके इक्वल दिया गया है आपको, पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन इक्वल टू 192। तो ये इक्वल है आपके पास 192 के। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है आगे। तो यहाँ पे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, 10 इंटू 2 तो ये हो गया 20। तो ये हो गया 20x इंटू 8 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 तो 25 और 25 इंटू 8 जब करेंगे तो ये हो गया आपके पास 200। तो माइनस 200 इक्वल टू 192। अब आपको इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका हम साइड चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो साइड चेंज पहले कर देते हैं, ये आएगा आपके पास 200 प्लस 192। तो ये हो गया 392। इक्वल करके ये लिख लेते हैं, 25 इंटू 8 करेंगे तो अगेन 200 प्लस 4 इंटू 8 32x स्क्वायर, 20 इंटू 8 ये हो गया आपके पास 160x। अब यहाँ से देखें आप क्या करें, ये 200 कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाकी टर्म लिख देते हैं 32x² प्लस 160x माइनस, अब हम कर रहे हैं 392 माइनस 200, तो यहाँ से मिल गया हमको ये 2, ये 9, ये 1, तो 192 मिला। अब 192 जब मिला तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ये प्लस का मिला और यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप 32 को कॉमन ले लें, तो यहाँ मिल जाएगा आपको x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट उधर जाके 0 में हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिखाई दे रही है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये हो गया x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और ऐड करने पे 5 आए। तो ये हो गए 6 और 1 ही, तो ये क्या हो गया x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस 6, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, देखिए x -1 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आपको क्या क्या मिली यहाँ से, x की एक वैल्यू तो आपको यहाँ से मिली 1, यहाँ से मिल गई आपको x की वैल्यू -6। अब आपको क्या करना है, माइनस में तो कभी होती नहीं है लेंथ वगैरह, तो पॉजिटिव ही होती है, तो x इक्वल टू 1 है और हमने मोटाई क्या मानी थी, x ही मानी थी, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया आज की वीडियो में पूरे 12 क्वेश्चन जो कि आपसे RPSC द्वारा पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में। तो आपके यहाँ पे 24 मार्क्स पक्के हो गए हैं। आगे भी आपके लिए ऐसे सॉल्यूशन आते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, या फिर कोई और सीरीज चलाई जाएगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्प हुई हो, तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको ठीक करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।